Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. Friends, आज का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज को। लेक्चर 10 मैंने अपलोड कर दिया है, लेक्चर 11 है ये, और इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि व्हाट इज डिमांड और डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और व्हाट इज डिमांड। डिमांड के अंदर हमने 3 बातें समझी थी कि डिमांड तभी बनती है जब डिजायर टू बाय हो, एबिलिटी टू पे हो और विलिंगनेस टू पे हो। जब 3 चीज़ें होती हैं किसी कंज्यूमर के अंदर तो वो डिमांड क्रिएट कर देती है। और फैक्टर बहुत सारे हम लोगों ने सीखे थे। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड, ये अगला टॉपिक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड के नियम को समझना बहुत जरूरी है कि मांग का नियम क्या कहता है। दोस्तों, मांग, डिमांड माने होता है मांग। मांग का नियम क्या होता है? देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर सभी चीजों को समान रखा जाए तो लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, अगर किसी वस्तु के प्राइस गिरते हैं, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट विल राइज, अगर किसी वस्तु के प्राइस कम होते हैं तो उसकी क्वांटिटी जो है, मांग जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइज, अगर किसी वस्तु के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड जो है वो घट जाती है, उसकी मांग घट जाती है। इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्लाइन, मतलब कि क्वांटिटी इसकी कम हो जाती है अगर वस्तु के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट। इस प्रकार दोनों के बीच में, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अपोजिट रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस व्हेन अदर थिंग बीइंग सेम। अदर थिंग्स बीइंग सेम का क्या मतलब है? अदर थिंग्स बीइंग सेम का मतलब है कि जब दूसरी वस्तुएं समान रखी जाती हो, दूसरी वस्तुओं में कोई परिवर्तन ना हो, दूसरी फैक्टर्स में कोई, देखिए प्राइस जो डिमांड है, डिमांड को के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आपने पढ़े थे। जब सभी फैक्टर्स को समान रखा जाए और किसी फैक्टर में कोई परिवर्तन ना हो, सिर्फ हम प्राइस को देख रहे हो, इनकम ऑफ हाउस होल्ड ना देख रहे हो, पॉपुलेशन ना देख रहे हो, जितने भी फैक्टर हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, अगर उन फैक्टर को सेम रखा जाए, वो फैक्टर बिल्कुल बराबर हो, उन फैक्टर में कोई चेंजेस ना हो, केवल प्राइस और डिमांड, प्राइस और क्वांटिटी की बातचीत हो, तो प्राइस अगर किसी वस्तु के बढ़ेंगे तो क्वांटिटी घट जाएगी, प्राइस अगर कम होंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड। मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल अपोजिट रिलेशनशिप क्रिएट करता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। दोस्तों, इसी के अंदर हम लोगों को अगला टॉपिक सीखना है डिमांड शेड्यूल। तो हेडिंग डालेंगे डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल किसी इंडिविजुअल के बेसिस पे हम लोग सीखते हैं कि किसी एक व्यक्ति की डिमांड क्या होती है और उसका शेड्यूल क्या होता है। तो मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ये मिस्टर ए है, और मिस्टर ए का डिमांड शेड्यूल मैंने आपको दिया है कि मिस्टर ए ने जो गुड्स हैं, मिस्टर एक्स मान लीजिए इनका नाम, इन्होंने गुड्स खरीदे हैं ए बी सी डी ई। अगर वो ए गुड्स खरीदते हैं तो उसके प्राइस अगर 5 रुपए हैं, ये केस है, आप गुड्स क्या केस समझो कि ये केस है। पहले केस में अगर किसी वस्तु के प्राइस 5 रुपए हैं तो उन्हें 10 क्वांटिटी मिलती है, 10 यूनिट मिलती है। वस्तु के प्राइस 4 हो जाते हैं तो वो क्वांटिटी ज्यादा खरीद लेते हैं। वस्तु के प्राइस 3 हो जाते हैं तो क्वांटिटी और ज्यादा खरीदते हैं, 20 हो जाती है। वस्तु के प्राइस 2 होते हैं तो क्वांटिटी वो 35 खरीद लेते हैं, और वस्तु के प्राइस अगर 1 है तो क्वांटिटी 60 खरीदते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे ये प्राइस कम हो रहे हैं वैसे वैसे उनको क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। तो ये है अपोजिट रिलेशनशिप, इसे ही डिमांड शेड्यूल कहते हैं। और ये शेड्यूल बताता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। क्या है? लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप नोट करिए। तो फिर हम डिमांड कर्व बनाना सिखाएं कि इसी के बेसिस पे हम लोग कर्व कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए, यहीं पर बना देते हैं इसका कर्व। जीरो, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसे प्राइस एक्सिस भी कहते हैं।
और इसे क्वांटिटी एक्सेस कहते हैं। क्वांटिटी एक्सेस, नीचे क्वांटिटी लिखी जाती है, यहाँ प्राइस। जीरो के बाद हमारा आता है 1 2 3 4 और 5, और ये 5 तक प्राइस दिए हुए हैं। और यहाँ क्वांटिटी दी है 10 से लेके 60 तक, तो यहाँ लिखेंगे 10 20 30 40 50 60। तो 60 तक हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, जब किसी वस्तु के प्राइस 1 रुपये थे तो उसे 60 क्वांटिटी मिल रही थी, तो यहाँ तक लेके जाएंगे और यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। लेकिन जब किसी वस्तु के प्राइस 2 रुपये थे तो उसे 35 मिल रहा था, 2 में 35, मतलब 35 का मतलब इस जगह पे, 35 का मतलब इस जगह पे, है ना। और जब किसी वस्तु के प्राइस 3 रुपये थे तो उसे 20 मिल रहा था, 20 का मतलब ये मिल रहा था इस जगह पे, है ना, ऐसे जोड़ दो इस जगह पे। और जब किसी वस्तु के प्राइस 4 रुपये हैं तो उसे 15 मिल रहा है, तो 4 में 15 मिल रहा है, 15 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 15 लिख लेंगे। और 5 रुपये हैं तो उसको 10 मिल रहा है, तो 10 यहाँ पर आएगा। इस तरीके से अब इनको हम मिला देंगे और ये हो जाएगा हमारा डिमांड कर्व। इसे ही डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व कहते हैं। देख लीजिए, और ये हमारे अलग अलग केस बन गए। ये ए केस है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। पूरा जो ये टेबल है, इस टेबल को मैंने ग्राफ में दिखाया आपको कि कैसे ग्राफ में इस टेबल को क्रिएट करते हैं। और इसे ही हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, कोई बोले डिमांड कर्व का शेप कैसा होता है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसी के साथ हम लोग अब मार्केट डिमांड शेड्यूल सीखेंगे। ये तो था इंडिविजुअल, लेकिन पूरी मार्केट की डिमांड शेड्यूल क्या है, मतलब कि जब कई लोग वस्तुओं को खरीदते हो उस केस में हम कैसे जो है डिमांड कर्व क्रिएट करते हैं, इसको भी देख लीजिए। कर रहे हैं एक टेबल देखते हैं हम लोग, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, जब बहुत सारे कंज्यूमर किसी गुड्स को डिमांड करते हैं अलग अलग इंटेंशन के साथ, तो वहाँ पे मार्केट डिमांड शेड्यूल क्रिएट होता है ना। जैसे कि प्राइस, इसके बाद पी क्यू आर, और ये हो गया टोटल मार्केट डिमांड। समझिए, यहाँ पे 3 पर्सन है, पी क्यू और आर। किसी वस्तु के प्राइस 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो पी डिमांड करता है 10, ये 15 करते हैं, 20 फिर 35 और इसके बाद फिर ये 60 करते हैं, अलग अलग रेट। इसी तरीके क्यों डिमांड करता है 8 12 17 25 और 35। आर डिमांड करते हैं 12 18 23 40 और 45। तो दोस्तों टोटल मार्केट डिमांड हम लोग जोड़ लेंगे, यानी तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारी टोटल मार्केट डिमांड आ जाएगी, और फिर इसी से हम ग्राफ बना देंगे। तो टोटल मार्केट डिमांड अगर हम इनका टोटल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जैसे यहाँ 30 आएगा, यहाँ 45 आएगा, यहाँ 60, यहाँ 100, यहाँ 140। और अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे।
तो ये हो गया हमारा ग्राफ, वाई एक्सिस 0 और ये हो गया एक्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, ये प्राइस है, नीचे यहाँ पे क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी एक्सिस है, यहाँ क्वांटिटी लिखते हैं। अब देखिए 10 से लिखेंगे 10, फिर 20, 10 के बाद सीधे लिख लो 10 नहीं, यहाँ से करो, यहाँ पे कितना है 30 से है ना, तो ये देखेंगे हम लोग 30 से है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15, 15 की टेबल लिख देंगे क्योंकि 15, 45, 60 का है तो 15 की टेबल में आ जाएगा। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 और ये रहा आपका 150। आपने 150 तक हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ये प्राइस हो गया। आप समझिए, तो जब 1 है तो पूरा जब 1 रुपये प्राइस है तो 140 डिमांड हो रही है, कितनी 140, तो 150 और 135 के बीच में डिमांड हो रही है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब 1 है तो 150 और 135 के बीच में डिमांड हो रही है, और जब 2 रुपये है किसी वस्तु के प्राइस तो वो डिमांड कितनी हो रही है 2 रुपये पे 100 पे ले जाओ, ये देखिए ये 100 पे ले जाएंगे, 105 के आसपास है यहाँ पे, ये देखिए ये 100 पे आ गई। जब 3 रुपये है तो 60 पे आएगी डिमांड, और जब 4 रुपये है तो 45 पे आएगी, और जब 5 रुपये है तो 30 पे आएगी, इस तरीके से। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, मिलाते हुए ऐसे लेके चले जाएंगे। इस तरीके का जो डिमांड शेड्यूल तैयार होगा इसे हम लोग कहेंगे मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। और ये भी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है स्लोपिंग, लेकिन कुछ इस तरीके से थोड़ा लेंथ में बनता है, देख लीजिए ध्यान से। ये मार्केट डिमांड कर्व है, इसे मार्केट डिमांड शेड्यूल या मार्केट डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। शेड्यूल आपकी टेबल हो गई, कर्व ये हो गया। इस कॉन्सेप्ट में एक चीज और बची है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तो अच्छे से इसको समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड और सीख लेते हैं। रफ कर रहे हैं, तो हेडिंग पड़ेगी एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, ये आप हेडिंग डाल दीजिए। मतलब कि ऐसे कौन सी जो है चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। मतलब कि प्राइस अगर बढ़ते हैं तो क्वांटिटी कम खरीदी जाती है, या प्राइस अगर घटते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी जाती है, ये अप्लाई नहीं होता है। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, तो इसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन माने कि रूल के अपोजिट, अपोजिट टू रूल। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपोजिट टू लॉ, लॉ के अपोजिट। तो लॉ के अपोजिट में लॉ ऑफ डिमांड के अंदर सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है कॉन्स्पिशियस गुड, कॉन्स्पिशियस गुड्स, इसको हम लोग कहते हैं वेबलिन गुड्स, इसे हम लोग कहते हैं लग्जरी आइटम्स। देखिए जो लग्जरी आइटम्स हैं वो तो आपकी शान शौकत को बढ़ाते हैं, इसलिए ये लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट होते हैं। अगर इनके प्राइस बढ़ते हैं तो भी इनको खरीदा जाता है। कार के प्राइस कितने भी बढ़ जाएं, अगर आप
कि पैसे उतने हैं, आपके पास कैपेसिटी उतनी है, तो आप कार ज़रूर खरीदेंगे, क्योंकि कार आपकी शान को बढ़ाती है, इसलिए वहाँ पर आप लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसे वेवलेन गुड्स या फिर लग्जरी आइटम्स भी कहते हैं। दूसरा है आपका गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स। देखिए, गिफिन एक इकोनॉमिस्ट थे गिफिन, और उन्होंने बताया था कि लो क्वालिटी के गुड्स गिफिन गुड्स होते हैं, और यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। मतलब कि जैसे कि इसके अंदर आपका हो गया मक्का, बाजरा, गेहूँ, ये सभी गुड्स जो है, ऐसे गुड्स यहाँ पर आते हैं जिन्हें गिफिन गुड्स कहते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी लो होती है। इनके प्राइस कितने भी बढ़ जाएं या घट जाएं, उससे इनकी जो कंजम्पशन है, उपभोग करने की जो रूल है, वो नहीं चेंज होंगे। जितना आपको यूज है उतना ही आप लेंगे, चाहे आपके प्राइस इसके बढ़ें या घटें, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। अगला है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। मतलब कि कुछ लग्जरी वस्तुओं की बहुत ज़रूरत भी होती है, तो ऐसी वस्तुएं जिनकी बहुत ज़रूरत है लेकिन वो लग्जरी है, जैसे मिक्सी हो गया, आज के टाइम पे लग्जरी है, फैन है, एसी है, पंखा है, कूलर है, ये सब लग्जरी है, आपको ज़रूरत है, पैसे कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन अगर गर्मी लग रही है तो कूलर खरीदना पड़ेगा दोस्तों, और कूलर से ही काम बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ क्या होती हैं। तो वहाँ पे प्राइस नहीं मैटर करता है, वहाँ पर ज़रूरत है तो लेना है। गर्मी में फ्रिज की ज़रूरत है, तो सबके घर में देखिए फ्रिज होती है, ज़्यादातर लोगों के घर में 10-12-20% ऐसे लोग होंगे जहाँ नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के घर में फ्रिज होगी ही होगी। तो इस तरीके से ये कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ वाले गुड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। चौथा केस क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइसेस। कभी कभी हम किसी वस्तु की कीमत को समझ लेते हैं कि भविष्य में इसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं जब, तो अगर आज की डेट में प्राइस बढ़ रहा है तो हम और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि भविष्य में और ना बढ़ जाए। जैसे सोना, आज जैसे सोना 48,000 या 50,000 रुपये है, ठीक, आने वाले टाइम पे हो सकता है और ज़्यादा हो। हमें ऐसा लग रहा है कि सोने की कीमत भाई 5,000 रुपये कभी थी, आज 50,000 रुपये है 10 ग्राम की, तो धीरे धीरे ये बढ़ रही है ना। अगर हमें लग रहा है कि और बढ़ जाएगी तो हम आज ही खरीद लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। तो बढ़ती हुई कीमत में हम और खरीद रहे हैं, तो ये क्या है? ये लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ये भी बात आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड फॉर नेसेसरीज आइटम। डिमांड फॉर नेसेसरीज आइटम्स मतलब कि बहुत ज़रूरत की वस्तुएं हैं, अब उनके प्राइस बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं होता है, और लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। और इसी के साथ एक और टर्म है जो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड में आता है, स्पेकुलेटिव गुड्स। अगला क्या है? स्पेकुलेटिव गुड्स। दोस्तों, स्पेकुलेटिव गुड्स का मतलब होता है सट्टेबाजारी के जो गुड्स हैं। सट्टेबाजारी की गुड्स क्या है? सट्टे बाजार के गुड्स, जैसे कि शेयर, बॉन्ड्स। जब भी आपने देखा होगा शेयर के प्राइस एकदम बढ़ने लगते हैं तो लोग और उसे खरीदने लगते हैं, उन्हें लगता है कि और बढ़ जाएगा, यानी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे शेयर के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ने लगती है। तो ये तो थे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, और इसी के साथ हमारा लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, शिफ्ट एंड मूवमेंट इन डिमांड। ये 6 टॉपिक हम लोग एक वीडियो में सीखेंगे। इसी के साथ
ऐसे ही हम लोग एक एक करके वीडियो में डिमांड को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। नोट कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करके पूछिए, मैं जो भी होगा आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो लाइक शेयर और कमेंट करिए ताकि आप सभी लोग अच्छे से अपने पेपर को दे सकें। बोर्ड एग्जाम में हो आप या फिर सीए फाउंडेशन में हो, आपके लिए इकोनॉमिक्स ये रामबाण साबित होगी। अच्छे से आप इसको सीख कर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।